Spermic plant angiospermic plants are heterosporous. हेट्रोस्पोरस टर्म आपने टेरिडोफाइट में पढ़ा था। हेट्रोस्पोरस, टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट्स। ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनके सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं उनको हम क्या बोला था? होमोस्पोरस। और ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं उनको हेट्रोस्पोरस। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स जो है वो क्या है? हेट्रोस्पोरस है। मतलब बात समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रहे हैं? दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोरस का मतलब लिखो, हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, हेट्रोस्पोरस का मतलब है। और एंजियोस्पर्म के जो ये दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, एक को बोला जाता है माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगा स्पोर। ये कॉमन टर्म है। यहां एंजियोस्पर्म के केस में हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो अपन देखेंगे। माइक्रोस्पोर वर्ड यूज करते हैं मेल गैमीट के लिए, और मेगास्पोर टर्म यूज करते हैं फीमेल गैमीट के लिए। और एंजियोस्पर्म के केस में जो मेल गैमीट है या माइक्रोस्पोर है, एक्चुअली वो बनता है, उसका नाम है पॉलन ग्रेन। क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा जो मेल गैमीट है ना वो बनेगा। वो हम अभी देखेंगे कैसे बनता है, कब बनता है, कहां बनता है, वो सारा चीज आगे डिस्कस होगा। मेगास्पोर या फीमेल गैमीट को बोला जाता है यहां पे एग या फिर ओवा। ठीक, ये जनरल सी बात आपको पहले से पता है। ठीक है, इतना। फ्लावर के लिए, ये एंजियोस्पर्म के लिए बात हो गई। एक पॉइंट नोट करके लिखोगे फ्लावर के लिए। एक्चुअली 2 पॉइंट लिखना है। पहला नोट करके पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी के ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। पहला वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जो सुंदर दिखे। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटेशन समझ रहे हो? सजावट के काम में भी ये यूज किया जाता है। सोशल, सोशल क्यों है? फ्लावर ऑब्जेक्ट सोशल क्यों है? कोई मर गया तो फूल चढ़ाते हैं। अभी सीजन में जो लग रहा है वो भी फूल लग रहा है। शादियों की में भी सीजन चल रहा है ना, तो उसमें भी फूल ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक सोशल कल्चर है। किसी के शादी कर, किसी का वेलकम करना है तो उसके लिए भी फूल चाहिए। और किसमें फूल चाहिए? किसी को हाँ धन्यवाद करना है, उसके लिए भी फूल चाहिए। तो आप सब सोशल एक्टिविटीज समझ रहे हैं। आगे एक और बात, साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप हिंदू हो, पूजा करनी है तो क्या चाहिए? फूल चाहिए। कौन सा फूल चाहिए? जैसे आपको एक उनके डेज पे भी फिक्स होते ना कि इस वाले दिन ये वाला फूल चाहिए। जैसे भगवान शंकर को धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है।
ये एक रिलीजन से है। अगर हम इस्लाम में बात करेंगे कुछ और होता होगा, क्रिश्चियन में देखेंगे तो कुछ और होता होगा, तो बट ऐसे रिलीजियस पर्पस को भी हमारा फूल फ्लावर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात लिखो, कल्चरल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज, आपके बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स चल रहे होते हैं। अभी किसी लिख डे, वो भी एक कल्चरल इवेंट है ना। अभी यहाँ पे आपका वो क्या स्कूल में मनाया जाता है, रामनवमी ऐसे कुछ करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, ये अच्छा वाला फेस्टिवल है, थोड़ा सा डांस डूंस ज्यादा होता है, तो उसमें भी वो फूल वूल लगाते हैं। तो आपका कल्चरल इवेंट भी, कल्चरल वैल्यूज भी फ्लावर से डिनोट किया जाता है। ये सारे टर्म्स क्यों याद रखने, क्योंकि बहुत बार आपको किसी न किसी एक टर्म को मिस करके कंफ्यूज करेगा। ऐसे इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी के सारे टर्म्स हैं। क्या क्या? फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। इसका ऑब्जेक्ट है फ्लावर। ठीक, उसके बाद देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, इसके बाद ही, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। फ्लावर के लिए क्या लिखा हुआ है? दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज, आगे समझदार हो, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। इन सबको भी हम फ्लावर से भी क्या करते हैं, आपको इन सारी फीलिंग्स को कन्वे करना है तो आप फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या करा होगा, कभी न कभी एक्सपेरिमेंट तो करा ही होगा। अजय जतिन, चलो आगे मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन के तौर पर आपका एक लाइन है, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ द ऑर्नामेंटल वैल्यू। आपको कुछ ऐसे 5 फ्लावर के नाम बताने हैं जो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं, भी सजावट के काम में आते हैं। ये आप कर लेना। दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट योर, कहाँ पे? होम एंड गार्डन्स। आपके घर में ऐसा कोई 5 फ्लावर है जो ऑर्नामेंटेशन के काम में यूज किया जाता है, तो लिखो, मैरीगोल्ड लिखो, रोज लिखो, और क्या आगे, चमेली का फ्लावर लिख लो, और क्या आता है, कनेर का फ्लावर लिख लो, गुड़हल लिख लो, हिबिस्कस लिख लो। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं ऐसे जो आपके घरों में आसपास देखने को मिल जाता है, जो ऑर्नामेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सनफ्लावर भी घर में लगाते हैं कुछ लोग, बट वो ऑर्नामेंटेशन के लिए मुझे लगता है ज्यादा करा जाता है, इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे देखो, नोट में ही सेकंड पॉइंट लिखना। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। दूसरा एक फ्लावर के लिए एक बात लिखी हुई है, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का, ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आपका फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो आपको सुंदर बनाए, है ना, जो आपको अच्छा बनाए। जैसे आपको किसी की शादी में जाना है तो स्लीपर पहन के जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। फैसिनेट क्या करेगा? अच्छा सा कोई फॉर्मल, कैजुअल, जो अपने हिसाब से शूज वूज पहन के जाओगे, है ना, तो थोड़ा सा फैसिनेट, वो शूज आपके लिए फैसिनेटिंग है। ये जो गंदे से मतलब दिखने वाले प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इनकी बॉडी तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, दिख रही है अच्छी सी, ग्रीन ग्रीन सी पूरी बॉडी दिख रही है, लेकिन अगर इसी पे फ्लावर लग जाता है तो इनको फैसिनेट कर देता है, इनको सुंदर बना देता है ना। तो इनका एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, ये भी याद रखना है। तो ये फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब वो फैशन से समझ के रखना,
अब फैशन तो करने में आप लोग बहुत तेज हो, नहीं? मौका मिलने दो, मौका मिल रहा है, सब बहुत कांडी हो। चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट में, ये दो बातें बहुत जरूरी है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फ्लावर्स आर द साइट ऑफ, फ्लावर्स, ये जनरल हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है, या जो जिन भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनका जो साइट है वो क्या है? वो है फ्लावर। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लावर, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे शुगर केन के केस में कटिंग हम करते हैं, रोज के केस में भी कटिंग के हम करते हैं, ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर से भी हम प्लांट ग्रो कराते हैं, है ना? वो कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उसमें फ्लावर तो इस्तेमाल नहीं होता, होता है? नहीं होता। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जहां भी सोचेंगे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या होता है, तो उसके लिए हमें पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? फ्लावर ही वो साइट है प्लांट्स में जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। तो जब भी, अब देखो एक बात ये भी याद रखना है, बर्थ के बाद आपका एक ग्रोथ फेज चलता है, बॉडी जिसमें सिर्फ ग्रो करती है, फिर आप पहुंचते हो प्यूबर्टी स्टेज में। ये तो आप समझ सकते हो अपने आप के बारे में है। प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है? प्यूबर्टी एज क्या होता है? द एज एट विच वी ऑल आर बिकम एक्टिव फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा प्यूबर्टी एज होता है। ऐसे प्लांट्स के केस पे भी अगर हम कोई सीड जर्मिनेशन के लिए सॉइल में ऐड कर दिया, छोड़ दिया, तो वो जर्मिनेट करता है। एक टाइम पीरियड तक उसका सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उस वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद उसमें फ्लावर आता है एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना? तो वो जब फ्लावर आ गया तो मतलब उसका क्या शुरू हो गया? रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई। उसके पहले का जो लाइफ है दैट इज अ वेजिटेटिव या ग्रोथ फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? जब फ्लावर बनना स्टार्ट होता है तब उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ के रखना है। आगे चलो, फ्लावर के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने क्या कहा है? ये तो अभी हम जनरल सी बात कर रहे हैं। बायोलॉजिस्ट फ्लावर को क्या कहते हैं वो लिखो। टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है फ्लावर? फ्लावर्स आर morphological and embryological. Morphological and embryological marvels. मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। मार्वल्स का मतलब क्या होता है? अद्भुत। एंड इसके साथ साथ और लिख लो, एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जो कि आप पहले लिख चुके हो बट यहां ऐड कर लो। बायोलॉजिस्ट के लिए ये बात भी होती है, एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फ्लावर्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एक मार्वल है, बहुत अद्भुत चीज है। प्लांट बॉडी में देखोगे तो इससे यूनिक कुछ और पार्ट नहीं दिखेगा। लीफ, स्टेम है, रूट है, लीफ है ना? ये इसके अलावा और कोई
हाँ, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है वो आपको याद है, क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें, एम्ब्रियोलॉजिकल दो टर्म है। ये मॉर्फोलॉजी तो आप समझ रहे होगे, क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी ये वर्ड हमें आपको समझना है। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब जो फ्लावर्स में या एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोलॉजिकल या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मींस हम कह सकते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन, एंड देन जाइगोट के बाद जाइगोट ही नेक्स्ट जनरेशन को, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन सिर्फ जाइगोट ही अकेले नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना सकता। जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, एंड कुछ एक मास ऑफ सेल बनता है, जिसमें मास ऑफ सेल के बाद डिफरेंशिएशन शुरू होता है। तो एम्ब्रियो में जिससे वो मास ऑफ जो सेल बन रहा है, दैट इज द एम्ब्रियो, या उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी फ्लावर में ही होता है। कहाँ होगा? फ्लावर में भी होता है। तो फ्लावर्स आर द मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिपीटेड स्टेटमेंट है, बट बायोलॉजिस्ट के लिए हम पहले यही सोचेंगे कि फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। गोएथे की बात याद करो, उन्होंने क्या बोला था? फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड सूट। सूट में हमारा स्टेम भी आता है और लीफ भी आता है। ठीक है, स्टेम की प्रॉपर्टी ये होती है कि दैट इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, कोई प्लांट है, इस पे आपको एक तो एपिकल बड देखने को मिलता है, बिल्कुल सूट अपेक्स जिसे हम बोलते हैं, यहाँ रूट अपेक्स पर बोलते हैं, और यहाँ इनके स्टेम पर जो जो जहां जहां नोडल रीजन है, जैसे मान लो कि ये नोडल रीजन है, मैं इसको थोड़ा और कर दूं, ये नोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है ना। ये तो अपेक्स की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ मेरिस्टेम्स होते हैं, कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, जो एज हम इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड से ही हमारा या तो कोई ब्रांच अराइज होता है ना, या कोई लीफ अराइज होती है, या फिर कोई फ्लोरल एक्सिस अराइज होता है, जिसपे हमारा फ्लावर लगता है। वो इनफ्लोरेसेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि साइमोज है या रेसिमोज है ना। एक सॉलिटरी फ्लावर भी हो सकता है। तो यहाँ इस एक्सिलरी बड से ही फ्लावर का ओरिजिन या फ्लोरल एक्सिस का ओरिजिन होगा, जिसपे फ्लावर लगेगा। मान लो कि ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस हमने मान लिया। फ्लोरल एक्सिस भी आपका नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होगा। ठीक है, ये एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलेंगे, ये जो कि आपका मेन स्टेम से हमने मान लिया कि ये अटैच्ड है, ये मेन स्टेम से अटैच्ड है। तो एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। ठीक है, पेडिसल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। प्रॉक्सिमल पार्ट जो होगा ये अटैच जो होता है किससे? स्टेम से या मेन प्लांट से, मेन स्टेम से अटैच विद मेन स्टेम। लेकिन इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, दूर वाला हिस्सा, इट गेट्स स्वेलन, या इसकी जो इंटरनोडल लेंथ है, स्वेल तभी होगा जो जब इंटरनोडल लेंथ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर कोई स्टेम ग्रो कर रहा है और उसके नोड और इंटरनोड का गैप ठीक है, तो वो ग्रो करता है, उसी डायमीटर के साथ ग्रो करता चला जाता है। लेकिन जब वो स्वेल करने वाला बात आएगा, तो उसकी इंटरनोडल जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसका जो डिस्टल पार्ट होता है ये स्वेलन हो जाता है, गेट्स स्वेलन। और इस स्वेलन पार्ट को तब बोल दिया जाता है थैलेमस। क्या बोल दिया जाएगा? अब थैलेमस के लिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यहां पे नोड्स हैं,
बट जो इंटरनोडल लेंथ है, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, इनके बीच का ये जो लेंथ है दैट इज द इंटरनोडल लेंथ, ये आपको दिख रहा है। बट इनके नोड्स के इनके जो नोड्स के बीच का इंटरनोडल लेंथ है दैट इज वेरी रिड्यूस्ड, बहुत कम होता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रक्चर जो मान लो कि ये आपकी स्वेलन पोर्शन है, तो एक नोड यहां पे मान लो है, एक थोड़ा सा नीचे होगा, एक और थोड़ा सा नीचे होगा, है ना। ऐसे थैलेमस पर कुछ स्वेलन जो थैलेमस पार्ट है उस पे नोड्स का एक वर्ल बना होता है। थैलेमस पे क्या हो जाएगा, नोड्स का वर्ल बन जाता है। इन्हीं नोडल पार्ट से, इन्हीं नोडल रीजन से, कहां से, नोडल रीजन से। ये किसका मॉडिफिकेशन अभी हम बात कर रहे हैं, ये अभी है स्टेम। ये क्या है, नोड एंड इंटरनोड कहां पे होगा, स्टेम पे होगा। ये अभी हम स्टेम की बात कर रहे हैं। इसी नोडल रीजन से लीफ की ओरिजिन हो सकती है सॉरी, लीफ की ओरिजिन होती है, और इन्हीं लीव्स को हम बोल देते हैं फ्लोरल लीव्स। क्या बोल देते हैं, फ्लोरल लीव्स। यही फ्लोरल लीव्स जो हैं आपका, एक्चुअली ये थैलेमस पर 4 वर्ल में अरेंज होते हैं। ये फ्लोरल लीव्स आपकी बनाती हैं 4 वर्ल। ये फ्लोरल लीव्स अरेंज होती हैं, फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड इन 4 वर्ल, और इन 4 वर्ल्स का नाम हम बोलते हैं, पहला वर्ल है फर्स्ट, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। हाँ हाँ, आउटर टू इनर की जो बात चल रही है वो आप इस थैलेमस को थोड़ा सा और हम बनाएं। तो ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ वर्ल होगा ये इनर वर्ल है। इसके बाद आउट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये कुछ आउटर, आउटर मोस्ट वर्ल इसको हम बोलेंगे, और इनर मोस्ट वर्ल ये। ठीक है, तो अभी हम जो बात यहां पे लिखेंगे, ये 4 वर्ल के जो नाम हम लिखेंगे, ये चारों वर्ल कैसे, किस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, आउटर, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, फिर इनर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट वर्ल की बात जो कही जाएगी दैट इज द कैलिक्स। फिर उसके बाद का जो वर्ल होता है उसको कोरोला, फिर एंड्रोइसियम, एंड लास्ट वन इज द गायनोसियम। इतनी बात आपको 11th में भी पता हो गई थी। एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम क्या होते हैं। तो ये थैलेमस पर ये फ्लोरल लीव्स अरेंज होते हैं किसमें, वर्ल में, 4 वर्ल में। उन चारों वर्ल का नाम बोलो, आउटर टू इनर, आउटर मोस्ट वर्ल कैलिक्स, नेक्स्ट कोरोला, एंड्रोसियम, एंड इनर मोस्ट इज द गायनोसियम। ये थैलेमस पर इस एक वर्ल में अरेंज होते हैं। ये बात समझ आ गई। चल में थोड़ा सा और बात याद आपको रिकॉल कराएंगे, तो 11th की है। 4 जो वर्ल्स हैं फ्लावर के, आउटर मोस्ट वर्ल का नाम बोलो कैलिक्स। कैलिक्स का कलर बोलो पहले, ग्रीन। कैसा कलर होता है, ग्रीन। फंक्शन बोलो, प्रोटेक्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ऐसा लिखोगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बड स्टेज। कौन से स्टेज में, बड स्टेज में। ठीक है, इनके यूनिट का नाम बोलो सेपल। ठीक है, अब 11th में आपने सेपल का नंबर, सेपल का कंडीशन, गैमो कंडीशन में है,
पॉली कंडीशन में है ना, ये सब पढ़ा हुआ था, तो वहां मैं उधर नहीं जा रहा, बट एक ये जो रिकॉल करना है ये जरूरी है। दूसरा वर्ड क्या था? कोरोला। कलर, कलरफुल एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा और कोई कलर हो सकता है, ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। काम, अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स, पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो मेनली इंसेक्ट्स को, ठीक है। इसका यूनिट पैटर्न, ठीक है। थर्ड वर्ड क्या था? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का अगर हम कलर बात करें तो कुछ नहीं लिखेंगे, कलर ऐसा कुछ नहीं यहां हम बात करेंगे। फिर इसका फंक्शन, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या ये मेल सेक्स ऑर्गन है? मेल सेक्स ऑर्गन है तो क्या करेगा? इस वर्ल के जो ये वर्ल है, इसी मेल सेक्स ऑर्गन में ही मेल गैमीट बनेगा। और मेल गैमीट कौन सा था? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यही बनते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। क्या होगा मेल सेक्स ऑर्गन का? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, जिसका नाम क्या था? पॉलिन ग्रेन, ठीक है। यूनिट क्या था? स्टेमन, बहुत सही, स्टेमन। इनर मोस्ट वर्ल्ड का नाम बोलो, गाइनोसियम। फोर्थ वर्ल्ड है गाइनोसियम। कलर सेम बात, यहां भी कोई कुछ नहीं करेगा, है ना। और इनका फंक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। इधर ही फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ये भी यहीं पे लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। एंड यूनिट कार्बन, पिस्टल, ठीक। तो ये आपको बात याद रखनी है। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है, आउटर के दो जो वर्ल हैं, आउटर मोस्ट वर्ल एंड सेकेंड आउटर मोस्ट वर्ल, कैलिक्स एंड कोरोला, इन दोनों वर्ल के लिए एक वर्ड लिखा जाता है। देखो ये दोनों वर्ल का ना कोई गैमीट वैमीट फॉर्मेशन नहीं करता, करता है क्या? नहीं करता। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल गैमीट बनाता है, ये फीमेल गैमीट बनाता है। तो जरूरत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी है? गैमीट्स की जरूरत है, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम रिप्रोडक्शन पे के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी वर्ल्ड कहा जाता है। इनको दोनों को क्या बोल देते हैं? एसेसरी वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। ये जरूर मींस कंपलसरी नहीं है, इनके बगैर ही या इनके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों वर्ल्ड में से अगर एक भी वर्ल्ड नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इन दोनों वर्ल्ड को कहा जाता है नेसेसरी वर्ल्ड। क्या लिखते हैं? नेसेसरी वर्ल्ड। तो ये दो बात जरूर याद रखना कि एसेसरी वर्ल्ड कौन है और नेसेसरी वर्ल्ड कौन है। अब मैं आपको फिर से एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को
रिकॉल कराऊंगा जो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं, याद आ गया होगा। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने कल बात किया है, सबसे पहला इवेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो कि किसके डिवीजन से होगा, एंजियोस्पर्म के केस में बाई मायोसिस। ठीक, दूसरा इवेंट क्या होता है, बोलो भाई, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसे आपने क्या नाम दिया था, फर्टिलाइजेशन। ठीक, ये दोनों स्टेप्स आपको क्लियर है, ये दोनों इवेंट पता है। इसके बाद क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या जो फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जाइगोट। जाइगोट के बाद होता है, वो अपन बात करेंगे। देखो इधर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद का जो इवेंट होता है वो लिख लेते हैं यहां पे, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। थर्ड इवेंट क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता है, वो भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करना है। तो मेन इवेंट कौन सा है, फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट इवेंट है। जब तक गैमीट नहीं बनेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं चलेगा। तो इस फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्चुअली 3 इवेंट में ही यही 3 इवेंट हैं, बट उनके नाम जो रखते हैं वो हम बेसिस बनाते हैं फर्टिलाइजेशन को। क्या क्या नाम लेते हैं वो देखो। जो फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट होगा, किसका, फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट जो होगा उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलोगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये फर्टिलाइजेशन के पहले का है, प्री का मतलब बिफोर, ये आप याद रखना, पहले। अरे अभी जैसे होता नहीं, वो आपका फिर से वही सीजन वाली बात याद आ रही है, आप लोगों को पता होगा, है ना। वेडिंग के पहले अपने अगर हम मम्मी पापा के फोटोज देखें शादी के, तो सीधा वो शादी का फोटो दिखता है। अभी क्या होता है, प्री वेडिंग शूट, वो क्या है, बाकी आप लोग समझदार हो। उसके बाद दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होगा वो क्या कहा जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ऐसा कोई सीन होता है या शादी वादी पोस्ट आ जाए इधर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जो इवेंट्स आज पढ़े अभी, इन इवेंट्स के बेसिस पर ही पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या चलता है। सिर्फ यही नहीं होता गैमीट फॉर्मेशन, और भी बहुत कुछ होता है। ये मेन इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। इसके साथ साथ एडिशनली और भी इवेंट्स चलते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, वो हम पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है वो भी हमारा इस चैप्टर में पढ़ता है। तो आप हेडिंग बनाओगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या लिखोगे, पहला स्टेटमेंट, इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी, इसमें कुछ नहीं करना। इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब कौन कौन से इवेंट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं, वो देखते हैं। पहला, सबसे पहला इवेंट जो आपने लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। पहले हम ये पढ़ेंगे, गैमीट कहां बनता है, कैसे बनता है, मेल सेक्स ऑर्गन में भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी, मतलब स्टेमन में भी और कार्पल में भी। उसके पहले हमें करना पड़ेगा और एक काम, हमें स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। पहले हम एक्सटर्नली स्टेमन को जानते हैं, है ना, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, ये सब पढ़ा हुआ था। अब हमें इंटरनली उसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, कह सकते हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर समझना है। जब सेलुलर स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आपको गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है वो आसानी से समझ आ जाता है। पहले उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करना ज्यादा, बट जनरल बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गैमीट फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा इवेंट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में फिर क्या होगा, पॉलिनेशन। दोनों गैमीट्स बन गए, एक मेल सेक्स ऑर्गन में बन गया, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन में बन गया। फर्टिलाइजेशन तो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो एक दूसरे के पास ना आए, है ना, दोनों गैमीट यूनाइट ना करें। और यूनाइट करने का मैकेनिज्म क्या है इनके पास, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, या कह सकते हैं कि मेल गैमीट। तो वो दूसरा इवेंट होता है पॉलिनेशन। तीसरा इवेंट, अभी मैं इवेंट के नाम लिखा रहा हूं, ये इवेंट आएंगे बहुत बाद में, अभी इतनी जल्दी नहीं भी स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं सारा। पॉलिनेशन के बाद होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होता है, पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्शन। भाई पिस्टिल के ऊपर पॉलन ग्रेन आ गया, वो इंटरेक्ट करेगी, क्या कि ये उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है या फिर किसी दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। अगर उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है देन आगे का इवेंट चलेगा, आगे का उसमें जो चेंज होना होगा वो होगा। अगर दूसरी स्पीसीज का है तो उसको रिजेक्ट करा जाएगा। तो वो इंटरेक्शन से पता चलता है, दैट इज अ टोटली केमिकल इंटरेक्शन। ये केमिकल इंटरेक्शन है, वो आगे हम देखते हैं क्या होता है। फिर होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इंटरेक्ट होने के बाद अगर एक्सेप्ट हो गया कि भाई उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, तो वो पॉलन ग्रेन जो होगा वो पिस्टिल के स्टिग्मा पर जो लैंड करा हुआ है उधर से वो जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनाता है। तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद का इवेंट अब आपको समझ नहीं आएगा, यहां तक तो बात समझ आ जाएगी। क्यों नहीं आएगा पूछो, क्योंकि अभी इंटरनल स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा, वो समझ आएगा जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तब। नेक्स्ट इवेंट होता है, बट हाँ इवेंट लिख लेना है, आगे आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इवेंट होता है एंट्री ऑफ
pollen grain, pollen tube into embryo sac. नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? एंट्री ऑफ pollen tube into, एक इवेंट और आएगा इसके पहले, एम्ब्रियो सैक के पहले भी एक इवेंट और आएगा. एंट्री एम्ब्रियो सैक में बाद में होती है, इसके पहले ही एंट्री होती है, वो लिख लो यहीं पे. एंट्री ऑफ pollen tube into ओव्यूल. पहले ओव्यूल में एंटर करता है, फिर एम्ब्रियो सैक में एंट्री होती है. तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं. आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या लग रहा था कि बस फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वही नहीं है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में इतने चेंजेस होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में. पहले क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फिर इंटरेक्शन. इवेंट्स हैं. कौन कौन से इवेंट हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के? एक बार रिपीट करो सभी, जल्दी जल्दी रिपीट करो. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक. उसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंड देन लास्ट वन इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल. ठीक, ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. अब इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझने के लिए जो आपका इसका पहला इवेंट है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट टेक्स प्लेस इन, लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट occurs in male and female sex organs. कहने का मतलब क्या है? स्टेमन एंड पिस्टल, इन दोनों को हमें पढ़ना है. पहले हम स्टेमन पढ़ेंगे, फिर पिस्टिल पढ़ेंगे, फिर आपकी बात होएगी पूरी. ठीक है, तो आप हेडिंग बनाओ आज और अभी. मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. अब मैं नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूं, या मैं इसको लिखूंगा थर्ड वर्ल्ड. क्या बोला मैंने? या तो लिखो आप थर्ड वर्ल्ड, जिसका मतलब क्या है? एंड्रोइसियम, या फिर इसी को हम लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. ठीक, इसका यूनिट क्या है? स्टेमन. सबसे पहला बात यही लिखेंगे, यूनिट क्या है? स्टेमन. एक टिपिकल स्टेमन कैसा होता है? हाँ, इनके 3 पार्ट्स होते हैं. इस हिस्से को हम बोलते क्या है? एंथर. और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ये अटैच होगा कहां से? थैलेमस से. ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज फिलामेंट. ठीक है, अब एक बात और याद रखना है, ये जो एंथर है और फिलामेंट है, एक टिश्यू से आपस में जुड़े होते हैं. एक टिश्यू से आपस में जुड़े होते हैं. इस टिश्यू को बोला जाता है
कनेक्टिव, क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। एक टिपिकल स्टेमन आपका होता है, मैं स्टेमन के लिए, टिपिकल स्टेमन के लिए बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस की बात अभी आपने 11th में कर ली है, अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड। यहां जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका रिप्रेजेंट करा जा रहा है दो लोब्स को, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। ठीक है, बाइलोब्ड का मतलब होता है टू लोब्स। अब आगे, अब टिपिकल स्टेमन होता है डाइथीकस। कैसा होता है, डाइथीकस। इसका क्या मतलब समझा था, ईच लोब हैज टू थीका, टू सैक्स। ठीक है, डाइथीकस का मतलब लिखो, ईच लोब हैज टू थीका या फिर सैक्स। एक लोब के पास दो थीका या दो सैक होते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये बाइलोब्ड स्टेमन होता है तो हमारा जो स्टेमन टिपिकल स्टेमन है दैट इज क्या होगा, टेट्राथीकस। यही जो थीका होता है, यही जो सैक होता है, इसी को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, बाद में ये स्पोरेंजिया में कन्वर्ट होता है। क्या बोला जाएगा इसे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब क्या, स्पोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो इसी सैक में स्पोर बनता है। तो कितने स्पोरेंजिया, हाँ कितने स्पोरेंजिया होते हैं, एक अगर बाइलोब्ड स्टेमन है तो 4 स्पोरेंजिया है। तो एक टिपिकल स्टेमन जो होता है उसके लिए एक टर्म लिखा जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। 4 स्पोरेंजिया होता है एक बाइलोब्ड स्टेमन में। ठीक है, इतनी बात। एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है वो आपने कर ली, एक्सटर्नल डायग्राम आपके सामने है। अभी इसका ट्रांसफर सेक्शन और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।